बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपके पास चैप्टर नंबर 17 है, ये नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में बेसिकली आप जो चीज़ें स्टडी करने वाले हैं वो ह्यूमन बींग्स में नर्वस सिस्टम है। इसके अलावा नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं ये स्टडी करेंगे। न्यूरॉन और उसकी टाइप्स के बारे में, नर्व इम्पल्सेस क्या चीज़ होती हैं, इसके साथ साथ सेंसरी रिसेप्टर्स और बहुत कुछ। ठीक है, तो अब आपने सबसे पहले क्या करना है, इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज़ हैं वो और शॉर्ट क्वेश्चन है वो आज के इस वीडियो में मुझसे सीखने हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम सबसे पहले एमसीक्यूज़ जो उसके पोर्शंस में इसको स्टडी करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आ जाओगे आप पेज नंबर 99 में। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले कुछ एमसीक्यूज़ हैं, इसको देख लें। सबसे फर्स्ट एमसीक्यूज़ आपसे कहता है कि ज़्यादातर जो न्यूरॉन्स होते हैं ह्यूमन ब्रेन में वो कौन से होते हैं, वो होते हैं इंटर न्यूरॉन्स। ये इंटर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, जिसमें दो या दो से ज़्यादा न्यूरॉन्स जो उसको ये आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि एक नर्वस सिस्टम ऑल्टर करता है एक्टिविटीज़ को अपने टारगेट सेल्स में बाय मसल्स और ग्लैंड्स, क्योंकि इसके बहुत सारे रीज़न्स, इसमें से जो करेक्ट रीज़न इसमें है वो कौन सा वाला है, नंबर बी है कि जो टारगेट सेल्स होते हैं इनमें रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं, ये सिग्नल रिलीज़ करती है नर्वस सिस्टम को। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर मूव करें। अब आप नेक्स्ट पेज के एमसीक्यूज़ चेक कीजिए। इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि जो न्यूरॉन होता है जिसमें इनिशियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट होता है, ये इंक्रीज़ हो जाता है मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आइंस के, और इसके साथ साथ जो न्यूरॉन्स के साइटोप्लाज्म होते हैं वो एज अ रिज़ल्ट फॉर्म होते हैं। तो इसके कौन सा इसमें से रीज़न होगा, ये रीज़न नंबर बी होगा, जिसका नाम होगा हाइपर पोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, नंबर नेक्स्ट आपके पास एक्शन पोटेंशियल है वो एक्सॉन्स के साथ मूव करता है। तो इसके ऑप्शंस में से लास्ट में आ जाए ज़्यादा रैपिडली, यानी मोर रैपिडली इन माइलिनेटेड देन इन नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स। एक्सोन्स की भी टाइप होती हैं, एक माइलिनेटेड होती है, दूसरी जो है वो नॉन माइलिनेटेड होती है। तो माइलिनेटेड जो है उसमें हमेशा मूवमेंट फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह होती है जंपिंग और डायरेक्ट कॉम्बिनेशंस। जो नॉन माइलिनेटेड होती है उसमें डायरेक्ट चल रहा होता है, जबकि माइलिनेटेड में जो है वो जंपिंग मोड होता है, जिसकी वजह से इसमें जो एक्शन है वो ज़्यादा फास्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो सरफेस ऑफ न्यूरॉन होता है ये डिस्चार्ज करता है वेसिकल को, तो ये क्या होती है, ये होती है पेरीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, एक इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल अकर होता है मेम्ब्रेन में, जो कि परमिएबल होता है किसके लिए, ये होता है इन आइंस में से पोटेशियम आइंस के लिए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास जो मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन का होता है वो इनमें से कौन सा होता है, वो इनमें से होता है गाबा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास के जो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स होते हैं ये कहाँ लोकेटेड होते हैं, किस जगह मौजूद होते हैं, तो आप बताएंगे ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, यानी ऑप्शन नंबर डी में। सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए नंबर 9, ये आपसे कह रहा है कि विच सिलेक्शन इज़ इनकरेक्टली पेयर, यानी इसमें कुछ पेयर्स हैं, इनमें से कौन सा है जो कि पेयर ठीक नहीं है, गलत पेयर है। तो ये डी जो है इस पर आ जाओ, ये है मिड ब्रेन और सेरिबेलम। ठीक है, ये बिल्कुल गलत पेयर है। नेक्स्ट पर आ जाएं आप। नेक्स्ट जो आपका है यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर्स इनकरेक्टली पेयर विद द टाइप ऑफ एनर्जी इज ट्रांसड्यूसिस। तो इसमें से आप ऑप्शन नंबर बी पर आ जाएंगे, जिसमें पेन रिसेप्टर्स और इलेक्ट्रिसिटी है। ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल गलत पेयर है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ये 10 एमसीक्यूज़ है, ये हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम आ जाएंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो इसको बिल्कुल ही पेशेंटली जो है वो देखिएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, पहला क्वेश्चन देखना है कि रिसेप्टर्स जो हैं इसको ट्रांसड्यूसर्स क्यों कहा जाता है। देखिए, ट्रांसड्यूसर्स के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, पेज नंबर 61 पर जाओगे, 2 लाइनों का जवाब है, और इसके साथ साथ मैं वहीं पर एक्सप्लेन भी आपको कर देती हूँ कि ये क्या चीज़ है। पेज नंबर 61 पर आप आने सीधा बिल्कुल स्टार्टर है आपकी चैप्टर्स का, यहाँ देखिए पेज 61 पे आपने यहाँ से इसको मार्क करना है, ऑल रिसेप्टर्स यहाँ से लेके एनदर फॉर्म। अब ज़रा समझ लीजिए क्या चीज़ होती है।
जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं ये एक्चुअल में ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। यही आपका सवाल है कि इसे ट्रांसड्यूसर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ट्रांसड्यूसर्स वो स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं, सिग्नल्स को कन्वर्ट करते हैं एक शक्ल से दूसरी शक्ल में, ठीक है? तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, ये ट्रांसड्यूसर्स हैं। ये जितने भी रिसेप्टर्स हैं ये सब जो भी सिग्नल्स होंगे ना इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि न्यूरोलीमा जो है ये पोलराइज्ड क्यों होता है, ठीक है? अब न्यूरोलीमा जो कि है वो क्या चीज़ होती है, वो मेम्ब्रेन होती है। ये क्यों पोलराइज़ होती है इसको आप यहाँ से सीख लीजिए। एक्चुअल में पोलराइज़ का मतलब पहले समझ लीजिए। पोलराइज़ का मतलब होता है किसी किस्म का चार्ज हो जाना, यानी प्लस चार्ज हो जाना या माइनस चार्ज हो जाना। तो यहाँ ब्रेन के केस में जो न्यूरोलीमा है ये माइनस चार्ज हो जाती है, ठीक है? पोलराइज़ फिर भी कहलाएगी क्योंकि माइनस चार्ज भी पोलराइज़ है। तो अब आप यहाँ से इसको मार्क करेंगे द नर्व इम्पल्स से लेके, ठीक है? आगे तक होगा मार्क, पहले इन लाइनों को समझ लीजिए जो पेज 66 पर है कि जो नर्व इम्पल्स होती हैं ये क्या करती हैं, कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स जो हैं ये मैसेज करती हैं न्यूरॉन्स की मदद से। अब ये जो मैसेज होते हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल्स ट्रांसमिशन की मदद से मैसेज ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, ये डेंड्राइट्स या एक्सोन की मदद से ट्रांसफ़र होते हैं। अब इसमें क्योंकि वोल्टेजेस का डिफरेंस होता है, ठीक है? तो अब क्या होता है कि ये न्यूरोलीमा से पास होते हुए गुज़रते हैं। न्यूरोलीमा मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ कि ये जो चैनल होता है यहाँ से यहाँ तक आपने एंड तक लिखना है, ठीक है? जहाँ से मैंने मार्क करा था यहाँ से एंड तक लिखना है। अब इसको समझ लीजिए कि जो न्यूरोलीमा चैनल होता है ये ओपन और क्लोज़ होता है क्योंकि वोल्टेज का या इलेक्ट्रिक वोल्टेज का जो ब्रेन से इसको मिल रहा होता है उसमें डिफ़रेंस होता है। इसकी वजह से ये ओपन या क्लोज़ होता है। तो अब ये न्यूरोलीमा जो है वो पोलराइज़ हो जाता है क्योंकि इसकी ओपन या क्लोज़ होने के पीछे इलेक्ट्रिकल डिफ़रेंस होता है वोल्टेज का। तो अपने अंदर न्यूरोलीमा के अपने अंदर जो चार्ज होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन की वजह से नेगेटिव हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं इसको कि ये पोलराइज़ हो गया है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसकी तरफ मूव करेंगे। आपसे पूछ रहा है कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है? स्टूडेंट सबसे पहले तो ये वर्ड समझ लीजिए कि थ्रेशोल्ड का मतलब जहाँ भी इस्तेमाल होगा कि थ्रेशोल्ड क्या चीज़ होती है, उसका मतलब होता है किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर वो पोटेंशियल है तो फिर मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, थ्रेशोल्ड की एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देंगे अपनी वर्डिंग्स में कि मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, ठीक है? इसकी डेफिनेशन हो गई। फिर यहाँ से इसको मार्क करेंगे, ये पेज नंबर 69 है मेरे पास। इसको यहाँ से मार्क करेंगे कि जो एक्शन पोटेंशियल होता है ये आमतौर पर 50 मिली वोल्ट्स तक भी पहुँच जाता है। तो अब क्या होता है कि अगर कोई भी स्टिमुलस कैपेबल है कि वो एक्शन पोटेंशियल जो है उसको प्रोड्यूस कर सके न्यूरॉन में, तो हम इसको कहते हैं कि ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है। और अगर कोई स्टिमुलस इस काबिल नहीं है कि वो एक्शन पोटेंशियल जो है उसकी रेंज तक जा सके, तो हम इसको कहेंगे कि ये सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है। तो आपने सबसे पहले थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की डेफिनेशन बताई, फिर बताया कि इसकी रेंज 50 मिली वोल्ट्स तक भी हो सकती है, और फिर आप बताएंगे कि अगर वो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस कर सकता है तो क्या है, और अगर नहीं कर सकता तो क्या है, ठीक है? इतना क्वेश्चन होगा आपका। अब उसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है इसको देख लो आप। ये क्वेश्चन अभी आपके एमसीक्यूज़ में भी इससे मिलता-जुलता आया था कि इम्पल्स जो है वो फास्टर मूव करती हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में, वजह बता दीजिए। तो देखें इसकी वजह बहुत सिंपल है, जो मैंने अभी आपको बताई थी, जंपिंग मेथड, ठीक है? माइलिनेटेड में जंपिंग मेथड है, नॉन माइलिनेटेड में नॉन जंपिंग मेथड है। अब यहाँ से आ जाओ, ये देखो पेज नंबर 72 है, यहाँ से इसको मार्क करना माइलिनेटेड, ठीक है? अगले पेज तक जाएगा, ये पहले इस कंटेंट को समझा देती हूँ कि मैं इसमें ये क्या कह रहा है। ये कहता है कि जो माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं ये इम्पल्सिस को रैपिडली कंडक्ट करते हैं अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स के मुकाबले में। इसकी वजह क्या होती है कि जो एक्शन पोटेंशियल होता है ना माइलिनेटेड एक्सॉन्स में, ये नोड्स के ऊपर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है? अब ये नोड्स का मतलब क्या होता है कि जो दो सेल्स हैं इसके बीच में जो सक्सेसिव स्मॉल गैप्स है ना, ये यहाँ प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है? इन सेल्स को हम कहते हैं श्वान सेल्स हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ।
ये यहाँ तक रीजन तक ना आपने मार्क करना है इसको, ठीक है। तो ये जो श्वान सेल्स हैं इसकी नोड्स पर जो है यहाँ प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है ये भी एक्सोन मेम्ब्रेन के साथ कांटेक्ट में हो जाता है इन्हीं नोड्स के आसपास। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्लो ऑफ आइंस होता है ना इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द एक्सोन, ये आमतौर पर इस रीजन में थोड़ा फास्ट हो जाता है। इसीलिए जो माइलिनेटेड एक्सोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये ज़्यादा तेज़ इनमें मूवमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू द नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। तो बस यहाँ तक आपने इसको मार्क करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस पर आप आ जाओ। ये है कि वाई इंटर न्यूरॉन्स आर कॉल्ड एसोसिएशन न्यूरॉन्स, ठीक है। पेज नंबर 66 पर आ जाओगे आप। इंटर न्यूरॉन्स को एसोसिएटेड न्यूरॉन्स भी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये एक न्यूट्रल कनेक्शंस देते हैं बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी तीन चीज़ों के बीच में क्या करते हैं, न्यूट्रल कनेक्शन देते हैं, ठीक है। तो आप इंटर न्यूरॉन्स पर आओगे, यहाँ पेज नंबर 66 है मेरे पास, और ये पूरी हेडिंग जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने हेडिंग के साथ इसको राइट कर देना है, और इसमें यही लिखा हुआ है कि ये कनेक्शंस हैं, ठीक है, तीन चीज़ों के बीच में, इसीलिए इसको इंटर न्यूरॉन्स कहा जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछ रहा है कि ये सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या चीज़ होती है। तो सॉल्टेटरी कंडक्शन और माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो हैं वो आपस में थोड़े से कनेक्टेड हैं। आप दोबारा पेज नंबर 72 पर मूव करेंगे और यहाँ देखेंगे अभी जो मैंने आपको माइलिनेटेड न्यूरॉन सिखाया था, ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप ये सॉल्टेटरी कंडक्शन भी सीख जाएंगे। सबसे पहले तो मार्क कीजिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जो एक्शन पोटेंशियल होता है ये एक्सॉन की पूरी लेंथ तक प्रोपिगेट नहीं होता, ठीक है। अगर एक एक्सॉन है हमारे पास तो एक्शन पोटेंशियल ऐसा नहीं कि पूरी लेंथ तक जो है वो उसके प्रोपिगेट करता रहे, बल्कि ये क्या करता है, एक नोड से दूसरे नोड तक जंप करता है, और इस दौरान ये क्या करता है, जो इंसुलेटेड रीजन होते हैं मेम्ब्रेन के इनको स्किप करता चला जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसकी जो जंपिंग है ये थोड़ी फास्ट हो जाती है, और इंसुलेटेड रीजन जो है वो क्या होता है, ये इसका स्किप होता चला जाता है। तो इस प्रोसेस को, इस मैकेनिज़्म को हम कहते हैं, ये क्या है, सॉल्टेटरी कंडक्शंस, ठीक है। अब ये जो सॉल्टेटरी कंडक्शंस है ये इतनी फास्ट होती है कि इसमें जो ट्रांसमिशन होती है नर्व्स की वो तकरीबन 150 मीटर पर सेकंड कुछ न्यूरॉन्स में चली जाती है, इतनी फास्ट होती है, ठीक है। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखें, और इस डायग्राम को भी ज़रा देख लें कि अगर नॉन माइलिनेटेड है तो देखेंगे किस तरीके से मूवमेंट हो रही है, और यहाँ पे माइलिनेटेड में क्या हो रहा है, ये वाला रीजन स्किप होता चला जा रहा है, तेज़ी से मूवमेंट हो रही है जंपिंग की शक्ल में। तो यहाँ पे फास्टर हो रही है, और बाज़ न्यूरॉन के केसेस में इन्होंने कितनी बताई, 150 मीटर पर सेकंड तक भी बताई है कुछ रिसर्च में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें डिफ्रेंशिएट है। अब यहाँ बुक में जो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन होती है उसमें क्या होता है कि दो दो पॉइंट्स होते हैं, हम लिख देते हैं। मैं मार्क्स आपको सब कराऊंगी, लेकिन जब आप इसको लिखोगे तो आप इसको डिफरेंस की शक्ल में ही लिखोगे। यानी आप किस तरह लिखोगे, इस तरीके से आपने इस तरह कॉलम बना लेना। जैसे फर्स्ट वाला है, ये आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल साइनेप्सिस है, तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स लिखेंगे, यहाँ पे केमिकल साइनेप्स, और मार्किंग तो बुक से ही है, वो मैं आपको एज इट इज़ करवा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वाली जो है, जो कि इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल साइनेप्स है, इसको 74 और 75 पेज पर आप चेक करेंगे। सबसे पहले आ जाओ, ये है आपके पास इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, ठीक है। यहाँ से इसको लिखना शुरू कीजिएगा कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो है ये डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन फॉर्म करती है गैप जंक्शंस में। अब किन दो चीज़ों के बीच में होगा, ये पेरी साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप जंक्शन है ये वहाँ पर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने सबसे पहले लिख दिया। फिर उसके बाद ये लिखा कि जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हैं ये आमतौर पर जितने भी इनवर्टिब्रेट होते हैं उनके नर्वस सिस्टम में कॉमन होता है, और जो वर्टिब्रेट्स है इसमें बहुत रेयर केस में कभी आपको मिलेगा। तो आपने यहाँ से यहाँ तक लिखा और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दिया, ठीक है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है यानी केमिकल साइनेप्स, ये आमतौर पे वर्टिब्रेट्स यानी ह्यूमन बींग्स में मौजूद होता है। इसको आप लिखेंगे कि जो द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स होते हैं इनमें ये केमिकल साइनेप्स होता है। पहले ये फर्स्ट वाली लाइन जो इसको आपने बोलना है कि जो वर्स्ट मेजॉरिटी ऑफ जो साइनेप्सिस होते हैं किसी भी वर्टिब्रेट्स में, वो कौन से वाले होंगे, वो केमिकल साइनेप्सिस होंगे। उसके बाद एक लाइन स्किप करना और यहाँ से आ जाना कि जो एंड होता है पेरी साइनेप्टिक एक्सोन का, ये थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाती है इसमें, और उसके बाद यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं। अब हर एक इसमें से पैक होता है
आगे तक आइए। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स से जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। तो इसी वजह से जो केमिकल साइनेप्स है इसमें ये आमतौर पे वर्टिब्रेट में, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, और जो आपका इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है ये कैसा है, ये आपका इनवर्टिब्रेट्स में है मोस्टली, ठीक है। तो ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। अब इसके बाद इसने आपसे सेकंड पूछा है कि सीएनएस और पीएनएस बता दीजिए, ठीक है। सीएनएस और पीएनएस का मतलब होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेज नंबर 77 पर आए, इसको लगा लीजिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये दोनों चीज़ें मौजूद होंगी और ये सेंट्रल लोकेशन में होंगी मिड लाइन ऑफ द बॉडी के। तो ये हो गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद आ जाता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें जहाँ से आपका ये ब्रेन फिनिश्ड हो रहा है यहीं से इसका नर्वस प्रोजेक्शन जो है वो स्टार्ट होगा, और इसमें जितनी भी पेरिफेरल लोकेशन है बॉडी की वो इन्वॉल्व हो जाएगी। ज़रा इस डायग्राम को गौर से देखिएगा। इसमें देखें, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ गई हैं, आपकी ब्रेन आ गई है, थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड आ गया है, ठीक है। जबकि इसके नीचे से लेके यहाँ तक का जितना भी पार्ट है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। इसमें देखें आपके जितने भी सॉफ्ट पार्ट हैं बॉडी के ऑर्गन के, उन सब में सप्लाई हो रही है। यानी ये आपके समझ लीजिए कि इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है, इसके बाद आपके लंग्स वाला पोर्शन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। थर्ड वन जो है वो आपके पास कौन सा है, ये है पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इन दोनों नर्वस सिस्टम में, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपने क्या करना है, डिफरेंस बताना है। पेज नंबर 84 पर आप सीधा आओगे और उसके बाद यहाँ से आपका जो है आंसर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ देखें, अब ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है और सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है, इसको पहले मार्क कर लो कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसा होता है कि इसमें सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ऐसे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि बॉडी को स्ट्रेसफुल या बहुत एनर्जेटिक एक्टिविटी के लिए तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल फाइटिंग है कहीं पर, ठीक है, कहीं बॉक्सिंग हो रही है, या इसी तरीके से किसी जगह से स्केप होना है, या एक मोड होता है जिसको हम कहते हैं फ़ाइट और फ्लाइट मोड, ठीक है, जिसमें आपने या तो लड़ना है या भागना है, ठीक है, इस तरह का मोड, यानी इस पूरा एनर्जेटिक मोड जिसमें बॉडी फाइटिंग मोड में है। इस वक्त ये जो नर्वस सिस्टम पे जितने न्यूरॉन्स काम करते हैं ये कौन से होते हैं, सिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये जो एक्टिविटी होती है इसमें आमतौर पे थॉरिक लंबर नर्वस ओरिजिनेट होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, यानी ब्रेन यहाँ पर इन्वॉल्व है लेकिन रीजन कौन सा आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड वाला आ रहा है आपका, और लंबर नर्व्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इसको आपने क्या करना है, यहाँ से मार्क करना है और यहाँ तक है ये कंस्ट्रिक्ट तक। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आमतौर पर क्या होता है, ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें इस वक्त बॉडी बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है। अब आप इत्मीनान से इसमें लेटे हुए हैं, आपकी कोई फ़ारिग वक्त की कोई एक्टिविटी चल रही है, रिलैक्स या आप रेस्ट मोड में हैं, कंट्रोल है सारा कुछ, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिल्कुल एक्टिव है, आपका हार्ट रेट बिल्कुल स्लो है क्योंकि उसे फ़िलहाल कोई बहुत एक्टिव काम नहीं करना, और लंग्स के साथ पैसेज जो है वो बिल्कुल सुकून से जा रहे हैं। तो ये वाला मोड जिसमें बॉडी बिल्कुल रिलैक्स मोड में, आप सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। देखोगे तो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें फ़ाइट एंड फ्लाइट मोड और इसमें क्या है, रिलैक्स मोड है, ठीक है, ये वाली चीज़ है। अब आ जाओ अगले डिफरेंस की तरफ। ये वाला जो डिफरेंस है, बल्कि स्टूडेंट्स एक डिफरेंस मैंने बीच में से स्किप कर दिया था, सी डी पहले बता दिया था आपको। सी वाला देख लें, एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। पेज नंबर 75 पर आपको मिल जाएगा ये देखें। सबसे पहले आ जाएं एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरफ। ये एक्साइटरी साइनेप्सिस न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर सोडियम आयंस को अलाउ करते हैं कि सेल में एंटर हो जाए। जैसे ये सोडियम आयन को अलाउ करते हैं
तो सेम टाइम जो बॉडी में पोटाशियम आयन्स होते हैं उनको लीव करना होता है, क्योंकि सोडियम आयन का साइज़ छोटा होता है पोटाशियम आयन के मुकाबले में, तो ये ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे, पोटाशियम आयन को जगह छोड़नी पड़ेगी। तो एज़ अ रिज़ल्ट एक डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें एक आयन एंटर हो रहा है, दूसरा आयन जो है वो रिलीज़ हो रहा है। अब इलेक्ट्रिकल चेंज जो है इसकी वजह से इन न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं उसमें हो जाती हैं, और वो जो रिसेप्टर्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं कि ये एक्साइटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स हैं। अब वो तमाम केमिकल्स जो इस चेंज को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये आमतौर पर आपके कहलाते हैं एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब इसकी एक एग्जांपल आप दे देने कौन सी होगी, ये एसिटाइल कोलिन, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिखना है इसको। अब दूसरा जो है वो आपके पास, इसको देख लें, ये नॉन एक्साइटरी है, इनहिबिटरी ट्रांसमीटर है। इनहिबिट का जब भी मतलब आएगा इसका मतलब होता है किसी चीज़ को स्टॉप करना, जहन में रखिएगा, ठीक है। तो अब ये इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स क्या कहते हैं, यहाँ देखिए सबसे पहले वोल्टेज चेंज से लेके गाबा तक आ जाइएगा, ठीक है। जो वोल्टेज चेंज होता है वो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल सिग्नल्स के साथ एसोसिएटेड होता है। तो उसी में से एक केमिकल सिग्नल्स जो हैं ये इनहिबिटरी साइनेप्स के होते हैं, इसे हम कहते हैं इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, यानी कि IPSP। और वो तमाम केमिकल्स जो कि वोल्टेज चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं, इसको हम कहते हैं ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है। तो हमारी बुक में 2-3 नाम है, आपने बस एक आधी लिख देना, जैसे कि गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, जिसको हम गाबा कहते हैं, ठीक है। ये भी कौन सा ट्रांसमीटर होता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही डिफरेंस जो है ये कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आ जाएंगे इसके डेफिनेशन वाले पोर्शन में। सबसे पहले हमारे पास पहली डेफिनेशन है पेज नंबर 88 पर एंडोर्फिन्स के, ठीक है। तो हम पेज नंबर 88 पर एंडोर्फिन्स को देखते हैं और यहाँ जाए, ये देखें एंडोर्फिन्स, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा कि ब्रेन जो है ये वक्ती तौर पर क्या करता है कि जो परसेप्शन होता है पेन का, इसको ये मॉड्यूलेट कर देता है। तो इसकी वजह से आप ये कह लें कि ब्रेन जो है वो अपनी एक कह लीजिए ड्रग प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स ना एक्सटर्नली भी लोग लेते हैं, पेन किलर के तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन बॉडी में, क्योंकि हमारा चैप्टर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, तो बाज़ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें किसी को बहुत चोट लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मिसाल के तौर पे आपको बताती हूँ कि एक फ़ौजी है, वो क्या कर रहा है, वो एक बैटल कर रहा है, वो जंग लड़ रहा है। अब उस वक़्त उसको 2 से 3-4 गोलियाँ लग जाती हैं, लेकिन उसके दिमाग में क्या बात होती है कि मैंने अपने वतन की हिफाज़त करनी है। तो वो उस पेन को क्या करेगा, एक साइड पे करके फ़ाइट मोड पे लड़ता रहेगा। उस वक़्त वक़्ती तौर पे उसका जो पेन सेंसेशन है ना, वो या तो कम हो जाएगा या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये वाला मोड जिसमें ब्रेन ऐसे सिग्नल देता है कि जहाँ पे भी दर्द हो रहा है उसको वो बिल्कुल ही समझ लो कि स्किप कर देगा, बहुत उसको रिड्यूस कर देगा, या तो ऐसी ड्रग्स जो निकल रही होती है ना जिससे वो पेन बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाता है या उसका एहसास नहीं होता, इसको हम कहते हैं एंडोर्फिन्स। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसको लिखना है, ठीक है। ये अपने वो सिग्नल्स हैं जो ये खुद प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सटर्नली नहीं ले रहा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास से एक है पैसिनियन कॉर्पसल्स और एक है नोसिसेप्टर्स, ठीक है। दोनों एक साथ समझाऊंगी, पेज नंबर 89 पर है। तो इधर आ जाए, पेज नंबर 87 पर आ जाए, सॉरी 89 मैंने बाय मिस्टेक कह दिया। तो ये आपके पास यहाँ पर है डीप बिलो द स्किन प्रेशर सेंसेशन रिसेप्टर्स कॉल्ड पैसिनियन कॉर्पसल्स, यानी हमारे स्किन के बिल्कुल डीप डाउन में कुछ सेंसेशन रिसेप्टर्स होते हैं जिसको पैसिनियन कॉर्पसल्स कहा जाता है, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है वो हमारे पास क्या थी, नोसिसेप्टर्स। तो अब इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे आप कि ह्यूमन में एक क्लास होती है नेकेड डेंड्राइट्स की, जो कि एपिडर्मिस के बिल्कुल डीप डाउन होंगी, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, ये कहलाएंगे आपके नोसिसेप्टर्स। अब इसको नोसिसेप्टर्स का नाम हम क्यों देते हैं, क्योंकि इसमें एक सेंसेशन होती है जिसकी वजह से नॉशियस सब्सटेंसेस एज वेल एज जो टिश्यू डैमेज है
वो रिकॉग्नाइज़ हो रहा होता है, इसको हम कहते हैं नोसिसेप्टर्स। यानी इन शॉर्ट आप ये देखो कि कुछ नेकेड डेंड्राइडस होते हैं एपिडर्मिस ऑफ स्किन में। स्किन की मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं, उनमें से एक एपिडर्मिस होती है स्किन की। इसमें कुछ नेकेड डेंड्राइड्स होते हैं, ठीक है। इन नेकेड डेंड्राइड्स में कुछ खास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं नोसिसेप्टर्स। इसको ये नाम हम क्यों देते हैं, क्योंकि इसमें जो नॉशियस सब्सटेंसेस होते हैं या वो टिश्यू डैमेज जो हो रही होती है, ये उसको सेंस करता है, उसको इसकी सेंसेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने 2 चीज़ें सीख ली, पेसिनियन कॉर्पसस और नोसिसेप्टर्स। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा रिफ्लेक्स आर्क। ये पेज नंबर 66 के ऊपर है। रिफ्लेक्स आर्क ऐसा टॉपिक है जो 9th क्लास से बच्चों को पढ़ाया जा रहा होता है। इसको देख लें जल्दी से आप। ये देखें, यहाँ से पाथवे से लेके रिफ्लेक्स आर्क तक इसको समझ लो कि पाथवे ऐसा जिसमें ट्रांसमिटेड हो रहा होता है रिसेप्टर अफेक्टेड एरिया तक। यानी एक ऐसा रास्ता बन जाता है जिसमें इम्पल्सेस जो है रिसेप्टर से लेके इफेक्टर तक ट्रांसमिट हो रही होती हैं, पहुंच रही होती हैं। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। उसके बाद अगला आपके पास है, ये 2 एक साथ समझ लें आप। एक है स्ट्रोक और दूसरा है मेनिंजाइटिस, ठीक है। पेज नंबर 90 और 91 पर है ये दोनों चीज़ें। अब आ जाएँ आप स्ट्रोक के ऊपर, ठीक है। स्ट्रोक ब्रेन की एक कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है कि ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई है ये प्रॉपर तरीके से पहुंचता नहीं है। इसकी वजह क्या होती है कि जो ब्रेन में कुछ ख़ास किस्म के ब्लड वेसल्स होते हैं, ये अचानक से बर्स्ट हो जाते हैं, अचानक फट जाते हैं। अब जैसे ही ब्लड वेसल्स फट जाते हैं तो वहाँ से ब्लड फ्लो तेज़ी से होना शुरू हो जाता है। और किस तरफ होता है, सेरिब्रल आर्टरी की तरफ। अब ये जो सेरिब्रल आर्टरी है ये ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही ब्लड यहाँ से निकलना स्टार्ट होगा तो यहाँ पे ब्लड के क्लॉट जमना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ब्लड क्लॉट जमने की वजह से सेरिब्रल आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो जाती है। तो अब ये जो केस होता है इसमें ब्रेन पे जो ब्लड है उसकी सप्लाई रुक जाती है। इसको हम कहते हैं ये स्ट्रोक है, ब्रेन स्ट्रोक है। यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो कंडीशन है इसमें देखें, ये आपकी है मेनिंजाइटिस, ठीक है। सबसे पहले इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आपने मार्क कर लेना है। अब मेनिंजाइटिस क्या चीज़ होती है, ये समझ लीजिए एक सूजन होती है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन होती है जिसमें ये वाला हिस्सा सूज जाता है। कौन सा वाला हिस्सा, कि जो मेम्ब्रेन सराउंड होती है ना, जो फ्लूइड और मेम्ब्रेन सराउंड होती है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है, वो जो है अचानक से सूजना शुरू कर देती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं कि ये मेनिंजाइटिस है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे नॉर्मल दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन जो मेनिंजाइटिस वाला हिस्सा है ये देखेंगे तो साइज़ में फूल जाएगा, इसमें सूजन स्टार्ट हो जाएगी इस हिस्से में पूरी। तो ये मेनिंजाइटिस है, ठीक है। अब ये हिस्सा होता किधर है, ये ब्रेन के इस वाले पोर्शन में होता है, हमारे स्कल के साथ ऊपर जो मेम्ब्रेन है, फिर उसके ऊपर हमारा ये जो हेयर स्किन है, इससे नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ पर इस वाले हिस्से में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही वीडियो मैंने आपको पहले भी कहा था कि थोड़ी सी लंबी है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है इसमें काफ़ी एक्सप्लेनेशन थी, छोटे-छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, डिफरेंशिएशन था, डेफिनेशंस थी, तो थोड़ी सी लंबी हो गई है। अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको अपने क्लास फेलोज़ के जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें शेयर कर दिया कीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई टॉपिक ख़ास डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो इसे भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।